ये जगह कभी एक गांव हुआ करता था। वो गांव जहां पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य रहा करते थे। वक्त के खाद पानी से एक छोटे पौधे की मानद ये गांव आज बड़ा होकर विकास का पूरा बरगद बन चुका है। इसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे एनसीआर के लिए विकास के इंजन की तरह है। राजधानी दिल्ली से करीबी की वजह से सालों के सफर के बाद गुरुग्राम उस शिखर पर पहुंच गया है कि आज दुनिया के किसी भी आधुनिक शहर की तमाम सुविधाएं यहां मौजूद हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है हरियाणा की तस्वीर, लेकिन हरियाणा की पूरी तस्वीर ऐसी दिखाई आपको नहीं देगी क्योंकि ये शहर है गुरुग्राम, जो कि पहले गुड़गांव हुआ करता था। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, पहला शहर यही था जिसका नाम बदला गया। इसके बाद हालांकि कई जगहों के नाम बदले गए, लेकिन गुड़गांव से गुरुग्राम सबसे पहले यहीं पर हुआ। और यहाँ पर आज की जो तस्वीर है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और लंबी सड़कें हैं जहां पर दिन रात कुछ इसी तरह से ये ट्रैफिक चलता है। और हजारों लाखों ऐसे युवा हैं जो यहां पर नौकरी कर रहे हैं उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो यहां पर बाहर से आकर के इन युवाओं को मौका दे रही है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में हुई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि साइबर हब की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल से भी यहाँ पर हो चुकी थी। लेकिन आज की तारीख में गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो हरियाणा को एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जरूर बना देती है। गुरुग्राम के विकास की दखल हरियाणा की राजनीति तक जाती है। एक तरफ यहाँ लोगों को रोजगार मिला तो जिन किसानों ने अपनी जमीन देकर इस विकास को पसरने का मौका दिया है, उनके हित भी यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते रहे हैं। गुरुग्राम समेत पूरा हरियाणा अब देश का अगला प्रधानमंत्री तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। पूरे देश की तरह ही हरियाणा में भी चुनावी समा बनने लगा है। तो किसको चुनेगा हरियाणा इस बार? क्या एक बार फिर हरियाणा में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा में अपना मुस्तकबिल बना पाएगी? और क्या केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे? ये जानने के लिए हरियाणा के लोगों के बीच पहुंचा न्यूज नेशन। लोगों की राय दिखाने से पहले आपको हरियाणा के उस जगह और उस दिन में लेकर चलते हैं जिसे देश के राजनीतिक इतिहास में हमेशा पढ़ा जाएगा। तारीख थी 15 सितंबर 2013। जगह हरियाणा का रेवाड़ी। 15 सितंबर को पूरे हरियाणा भर से लोग रेवाड़ी में इकट्ठे हो रहे थे। रेवाड़ी की सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। हजारों की तादाद में लोग आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक शामिल थे। पूरे शहर की जुबान पर एक लफ्ज था, नरेंद्र मोदी। ये वही मौका था जब बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली की थी। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई गरीबी के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के आगाज के तौर पर नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया था और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे कई वादे पूरे करने का भी भरोसा दिया था। देश में सेना की उपेक्षा के कारण, सेना के गौरव को नीचा करने की आदतों के कारण, सेना के सम्मान के अवसरों का अनदेखी करने के कारण हमारे देश की युवा पीढ़ी को अब सेना में जाने का मन नहीं करता है। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से जो चुनाव अभियान शुरू किया था वो कामयाब रहा। उनके सिर पीएम का ताज सजा। वंदे 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 वंदे। रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा ने नरेंद्र मोदी को अपने भरोसे से नवाजा। अब एक बार फिर पीएम मोदी हरियाणा में वोट मांगने जाएंगे, तो क्या लोगों को अब भी मोदी पर उतना ही भरोसा है? क्या हरियाणा में पीएम मोदी की वही लोकप्रियता बरकरार है? हम कई हिस्सों में जाकर आपको ये बताएंगे, लेकिन पहले हरियाणा का सियासी गणित समझ लीजिए। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के बीच बसा छोटा सा प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा में 22 जिले हैं। लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
चुनाव के लिहाज से हरियाणा को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा। उत्तरी हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत लोकसभा सीटें हैं। 2014 में इन चारों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। दक्षिणी हरियाणा में भी 4 लोकसभा सीटें हैं, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। पिछले चुनाव में यहां से सिर्फ रोहतक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, बाकी तीनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। हिसार और सिरसा सीटें पश्चिमी हरियाणा में आती हैं। इस हिस्से में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का दबदबा है और 2014 के चुनाव में भी दोनों सीटें जीती थी। दक्षिण हरियाणा में आने वाले गुरुग्राम में जनता का मूड क्या है, हमने ये जानने की कोशिश की। हरियाणा की जनता मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है या फिर मौका देगी राहुल गांधी को? न्यूज नेशन अपने प्ले कार्ड्स के जरिए ये बात पता करने निकला है। और पहला सवाल हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर आपको लंच पर बुलाते हैं प्रधानमंत्री मोदी या फिर राहुल गांधी, तो किसके साथ जाना चाहेंगे? मोदी जी के साथ। क्यों? क्योंकि वो एक मैं इंडिविजुअली सोचूं तो एक फादरली फिगर लगता है मुझे, और देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ही इज द राइट पर्सन जिनके साथ मुझे जाना चाहिए। मतलब इन कार्ड्स में से अगर आप चुनेंगी प्रधानमंत्री के लिए तो किसे चुनना चाहेंगी, और अगर ये नहीं तो कौन? आज की डेट में तो मुझे कुछ समझ नहीं आता इनके अलावा। आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। यहाँ 5 साल बाद पीएम मोदी का असर नजर आता है, तो क्या फिर गुरुग्राम सीट पर कमल खिलेगा? 2014 के चुनाव में गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत सिंह की जीत हुई थी। 2014 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इससे पहले गुरुग्राम सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई थी। दिलचस्प है कि 2009 में भी राव इंद्रजीत यहाँ से जीते तो थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर। राव इंद्रजीत सिंह अभी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। गुरुग्राम से सटी हुई फरीदाबाद सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद और मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। तो क्या दक्षिण हरियाणा से 2 बड़े मंत्रियों का होना बीजेपी के हक में जाएगा? हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की। अगर आपको राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों लंच पर बुलाते हैं तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? मैं नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा मैच्योर नेता लगते हैं और वो काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और कांग्रेस हमेशा से ही थोड़ी वीक रहती है अपने स्टांस के ऊपर। अच्छा, और अगर आपको ये बात कहें कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहेंगे? आपके पास कार्ड्स हैं, इसमें से देख के आप बता सकते हैं कि राहुल गांधी जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं, बहुत अच्छे भाषण भी दे रहे हैं, तो ऐसे में इनको मौका देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देंगे? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को ही देना चाहूँगा मौका। तो कोई एक खास वजह जो कि युवाओं के लिए आपको लगता हो कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो जिसकी वजह से आप देना उन्होंने चाहते हैं? कई सारी स्कीम्स निकाली हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा FDI इन्वेस्टमेंट्स लाए हैं इंडिया के अंदर, तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें तो इसमें चौटाला जो हैं वो उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो और पार्टी में अभी हाल ही में इन्होंने नई पार्टी भी बनाई है, दुष्यंत चौटाला ने अपनी। तो इनमें से आप किसको मौका देना चाहोगे? मैं बीजेपी के साथ ही जाना चाहूँगा। गुरुग्राम सीट में शहरी इलाके के अलावा बड़ा ग्रामीण हिस्सा भी आता है। इसी क्षेत्र में मेवात इलाका भी आता है, जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। हरियाणा में जातिगत समीकरण राजनीतिक पार्टियों के लिए जीत या हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 25% वोट जाट समुदाय के हैं। अगर सिख जाटों को शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 32% हो जाती है। 21% वोटर अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। करीब 30% गैर जाट पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत वोटर हैं। इसके अलावा OBC वोटरों की भी अच्छी तादाद है। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 5 दशक में सूबे ने सियासी शतरंज पर शह और मात के कई खेल देखे हैं। साल 1966 में पंजाब से अलग कर हरियाणा बनाया गया था। तब झज्जर से कांग्रेस विधायक पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। हरियाणा के पहले चुनाव में जीतकर कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई थी, लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा महज 13 दिन ही CM रह सके। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह को हरियाणा का CM बनाया गया। मात्र 7 महीने 27 दिन में ही राव बीरेंद्र सिंह को भी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। एक दौर ऐसा भी आया जब हरियाणा की राजनीति के लिए कहा जाता था आया राम गया राम, लेकिन हरियाणा की सियासत में 3 लाल हुए जिन्होंने आगे चलकर राजनीति की दशा और दिशा तय की। बंशीलाल, भजनलाल और देवीलाल। हरियाणा में कांग्रेस सरकार को मजबूती देने के लिए इंदिरा गांधी ने जाट नेता बंशीलाल को मुख्यमंत्री बनाया था।
इमरजेंसी लगने तक बंशीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 1979 में उन्हीं के कुछ विधायकों ने बगावत कर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। मुख्यमंत्री बने भजन लाल। हरियाणा के इन तीनों लाल में से दो की राजनीति अभी भी चली आ रही है। देवीलाल की राजनीति को उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल बनाकर आगे बढ़ाया, तो भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता हैं। अपने कार्यकाल में घोटाले की वजह से ओम प्रकाश चौटाला को तो जेल जाना पड़ा। हिसार और सिरसा में INLD का अच्छा दबदबा माना जाता है। हालांकि दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला अब INLD से अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपने पिता अजय चौटाला के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम है JJP। ये हिसार 4 पार्टियों की लड़ाई देखने जा रहा है। अभी तक यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच टक्कर रहती थी, लेकिन अब लड़ाई चौतरफा होगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो कि यहाँ से सांसद भी हैं, अब वो अपनी पार्टी JJP को लेकर के यहाँ पर लड़ाई के मैदान में शामिल होंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा की तमाम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो हिसार में भी आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल पाती है कि नहीं, ये देखना होगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक जो बड़ा कब्जा रहा है वो जाट वोटर्स का, यानी चौटाला की पार्टी का बड़ा कब्जा रहा है, लेकिन इस बार उसी में सेंध लगने वाली है। हिसार में बड़ी तादाद में जाट वोटर हैं। माना जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जाट मतदाताओं का झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ था। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा ने बीजेपी को चुना, लेकिन पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए बीजेपी ने गैर जाट नेता मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। दावा है कि इसे लेकर जाटों में नाराजगी है। इसके साथ हरियाणा में जाट आरक्षण का मुद्दा भी हावी रहा है। अब केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, जिसमें जाटों को भी फायदा मिलेगा। तो क्या हरियाणा का झुकाव अब भी बीजेपी की तरफ है? हमने हिसार के लोगों से ये जानने की कोशिश की। तो देखते हैं कि हिसार में कौन बनेगा राजा, किस टाइप का चलेगा, ये जानने के लिए हिसार की जनता के पास चलते हैं। ये बताइए कि किसका पत्ता खेलना चाहेंगे आप यहाँ पर इसमें? नोटा द बेस्ट। यानी कि किसी को भी चुनना नहीं चाहते आप? अभी समय ऐसा है कि हमें बड़ा सोचना पड़ेगा और समय के हिसाब से चलना होगा। तो वजह क्या है कि क्यों आपने नोटा चुना है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना जादू नहीं कर पाए, या फिर राहुल गांधी की बातों से आप यहाँ पर प्रभावित नहीं है? क्या वजह है? जिस हिसाब से हमने बीजेपी को वोट दिए, सपोर्ट किया और अच्छा एक्सपेक्ट किया, उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिले। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी जी भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी मुझे जो लगता है कि भाई एक विपक्ष की अच्छी भूमिका में है वो। देखो, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा, इनको आप चुनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या वजह है? देखो, किसानों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। किसान और जवान की कोई पोस्ट करी है तो नरेंद्र मोदी ने की है। तो किसान जो हैं वो तो खुश नज़र नहीं आए। पिछले चुनावों में काफ़ी नुकसान इनको उठाना पड़ा उनकी नाराज़गी की वजह से। वो देखो, ये जो बीमा कंपनी है ना, ये अभी किसानों को पूरा आउटपुट नहीं दे रही हैं। अच्छा, यही वजह है। बाकी किसान खुश हैं, पानी अच्छा मिल रहा है, बिजली अच्छी मिल रही है, सड़कें अच्छी होती जा रही हैं, तो अच्छा है। तो ऐसे में राहुल गांधी को मौका देना चाहेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी तो देखो अभी परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं संसद में, किसानों की, जवानों की, युवाओं की बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद हमारी पहली पसंद है। मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला जीते तो INLD के टिकट पर थे, लेकिन अब परिवार में आपसी खींचतान के बाद नई पार्टी बना ली है। इसका नाम है जननायक जनता पार्टी। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला। टीचर भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला के साथ अजय चौटाला को भी सजा हुई थी। उनकी विरासत उनके बेटे दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला की अपने चाचा अभय चौटाला से नहीं बनती, इसीलिए उन्होंने नई पार्टी बना ली है और अब वो आम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यानी इस बार इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के अंदर से भी चुनौती मिलेगी। देखिए, ये एक डिफरेंट सोच से हमारे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने एक नया आगाज़ जो है ना वो बुलंद किया है, क्योंकि आपने उनका कार्यकाल 4 साल का संसद में भी देखा होगा कि लगातार उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई,
चाहे उन्होंने कहीं पर जो है ना पानी के लिए डिमांड की, जैसे अपने इलाके में टैंकर्स बांटे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगातार आपको देखने को मिली होंगी। जैसे ट्रैक्टर के ऊपर टोल टैक्स लगा दिया था, टैक्स लगा दिया गया था, उसको भी उन्होंने स्पेशली जाकर के किसान की आवाज़ को बुलंद किया। पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और हिसार से विधायक कुलदीप बिश्नोई का भी हिसार की राजनीति में बड़ी दखल मानी जाती है। हरियाणा जनहित कांग्रेस का 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन था। 10 में से बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो 2 पर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को एक भी सीट नहीं मिली। अब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर लिया है। इससे कांग्रेस को फायदा, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी अब हरियाणा का रुख कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार लगातार दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बताकर हरियाणा की व्यवस्था पर तंज मारती है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में गौशालाओं का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में गौशाला में पूजा करते केजरीवाल की तस्वीर सुर्खियों में आई थी। माना जा रहा है हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। हरियाणा के करीब 21% SC/ST वोटर्स का रुझान किस तरफ है, हमने ये जानने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई और जब प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे और हमारे मुद्दों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, तो हमें लगा था कि वास्तव में हमारे अच्छे दिन आएंगे। मगर जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने SC/ST कानून को कमज़ोर करने की साजिश की, इससे दलितों में खासी नाराज़गी है। और ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने हमारे साथ कर्म किया है, उसका ब्याज सहित भुगतान करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज हरियाणा के अंदर ले लीजिए, जो दलितों के अंदर अति दलित समाज था, उनके लिए भी इन्होंने घोषणा पत्र में बात शामिल की थी कि हम आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। इस बात को लेकर हम लोगों ने कई मर्तबा मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री ने हमेशा एक ही बात कही कि हम एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज नहीं कर सकते, और जिसके विरोध में अति दलित समाज ने जींद के अंदर 1 साल तक धरना चलाया और मुख्यमंत्री ने हमें सिवाय तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी नाराजगी है। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप किसको चुनना चाहेंगे? ये मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, ये पत्तों में से किसका पत्ता आप चलाएंगे? ये देखिए, ये है राहुल गांधी, नोटा, ये अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसको आप चुनेंगे? ये सभी पत्ते हमारे किसी काम के नहीं है। तो यानी कि इसमें जो नोटा है वो आपके काम का आने वाला है। किसी को वोट नहीं देंगे हम क्या? नोटा से भी काम नहीं चलाएंगे। नोटा से भी काम नहीं चलाएंगे। हम अपने प्रत्याशी मैदान में खड़ा करेंगे और हम सभी सरकारों को, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के नेता के नेतृत्व में हो, चाहे अभय चौटाला के नेतृत्व में हो, उनको हम ये आभास करना चाहते हैं कि इस प्रदेश में हम लोग भी जिंदा है। हम लोग किसी के दबाव में आकर वोट डालने वाले नहीं है। दक्षिण हरियाणा की रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार का दबदबा माना जाता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा अभी रोहतक से सांसद हैं। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। इस बार भी कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं होगी। बीजेपी सरकार ने हरियाणा को 3-4 बार जलाया, रोहतक में, रामपाल में, राम रहीम में, और ये सिर्फ बांटने वाली सरकार है। ये मजहब की सरकार है। ये जाति में बांटने का काम किया है, ना कि लोगों को जोड़ने का काम किया इन्होंने। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 7 सीटों पर जीत मिली थी, तो क्या बीजेपी हरियाणा में 2014 जैसा कारनामा कर पाएगी? बीजेपी नेता हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के दम पर 2019 के लोकसभा चुनावों में पहले से कहीं बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की जो सबका साथ सबका विकास की नीतियां जिस पर लेकर पूरा प्रदेश चला है हरियाणा का, उसके आधार पर हम लड़ने जा रहे हैं। हमने हरियाणा में क्षेत्रवाद को खत्म किया, हमने हरियाणा में जातिवाद को खत्म किया। उसके कारण आज हरियाणा के 22 के 22 जिले अपनी गति से दौड़ रहे हैं विकास के मामले में। हरियाणा में इस बार का मुकाबला 4 पार्टियों के बीच होगा। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर को इंडियन नेशनल लोकदल अब तक त्रिकोणीय बनाता आया था, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी इसमें एक नया कोण जोड़ देगी। अब देखना है कि हरियाणा के वोटर किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, हिसार।